बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, वो है जनाब चौधरी निसार साहब की री लॉन्चिंग। चौधरी निसार साहब का इंटरव्यू उस दिन, उस इंटरव्यू के जो सलीम साफ़ी साहब को उन्होंने दिया, अभी ऑन एयर नहीं हुआ था और मैंने कुछ क्लिप्स पे जो ऑन एयर हुए उस पे स्टोरी की थी, उस पे वीडियो की। अब उनका इंटरव्यू आ चुका है और इंटरव्यू हफ्ते को उन्होंने ऑन एयर कर दिया है कल, तो उसमें जो है ना वो उस पर एक बड़ा तफसीली तबसरा करना है। इंटरव्यू सुनने वाला बंदा बिल्कुल, और एक लेमैन की तो एक और बात है, लेकिन जो सहाफ़ी है, जो तजियाकार है, जो सियासी है, उस वाले से वो बड़े आसानी से समझ सकता है मकसद क्या है। मकसद री लॉन्चिंग है उनकी। अब इस री लॉन्चिंग के पीछे क्या है, बहुत ही अहम बातें मैंने करनी है। इस री लॉन्चिंग के पीछे क्या है कि क्या ये इनको कोई रोल देने के लिए री लॉन्च किया जा रहा है, या इन सिर्फ और सिर्फ कप्तान को डराने धमकाने के लिए इनको री लॉन्च किया जा रहा है। यार थोड़ा सा सोचिएगा। मैं आपको देता होता हूँ, डॉट्स आपने खुद मिलाने हैं, आपको नुक्ते दे देता हूँ और डॉट्स आपने जो है ना खुद मिलाने हैं। जो क्वेश्चन किए, ज़ाहिर है सलीम साफ़ी साहब भी बहुत ही मंझे हुए सहाफ़ी हैं और बहुत ही समझदार भी हैं, ठीक है ना, माशाल्लाह। और उन्होंने भी क्वेश्चन वही किए जो क्वेश्चन नीड ऑफ द टाइम थे। जो क्वेश्चन मैं माज़रत के साथ कहूँगा, क्योंकि उस पर ओपिनियन देना मेरा हक है, तो मुझे लगता है कि मुबैना तौर पे जैसे एक प्लांटेड इंटरव्यू होता है ना, वो उस टाइप का, क्योंकि वही क्वेश्चन कराए कि जिसमें उनको हीरो शो करना हो, वही क्वेश्चन कराए कि जो बाकियों के बारे में, और ख़ास तौर पे जहाँ पे नवाज शरीफ साहब को ज़ीरो शो कराना हो। मैं साबित करता हूँ इस इंटरव्यू के नतीजे में। और जनाब वो जो है ना, उन्होंने बहुत घुमा फिरा के मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए, लेकिन उन्होंने साथ ये नहीं किया कि भाई ये जो बार बार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ करप्ट हैं, ये जो बार बार उनकी करप्शन का रोना रो रहे हैं, ये जो बार बार पनामा और ये सारी चीज़ें, और अभी तक भी वो बार हैं, उनसे करप्शन के मुतालिक नहीं। क्यों? उसकी वजह यह है कि चौधरी साहब पहले कह चुके हैं कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं है। वो पहले कुछ मीडिया टॉक्स में, इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं, उनके क्लिप्स मौजूद हैं कि नवाज शरीफ ने एक पाई की करप्शन भी नहीं की। ये वो खुद आप सुन लीजिए, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें मौजूद हैं। वो नहीं करना था क्वेश्चन, क्योंकि उनके ज़बानी अगर अब वो ये निकलवाते कि जी उन्होंने तो वो करप्शन की ही नहीं है, तो फिर वो सारा कुछ, बहुत कुछ ही एक नया कटा खुल जाता ना। लेकिन वो ऐसा करना ही नहीं था, वो कोई दूसरे अंदाज में कराना था। खैर, इसमें बहुत अहम बातें हैं, उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। मेरी कोशिश होती है ज़्यादा से ज़्यादा आपको सियासत में, उन्होंने सलीम साफ़ी साहब ने क्वेश्चन किया कि जी सियासत में आप मुतहर्रिक होंगे, ठीक है ना, इस इंटरव्यू से क्या लगता है। इससे पहले मैं बहुत ही एक काम की बात कर लूँ, मुझे याद आ रहा है कि अब आप देख, मुझे एक हसन निसार साहब की बात याद आ रही है। उन्होंने कोई पीटीआई वालों पे कुछ अर्सा पहले तनकीद की पीटीआई की हुकूमत पे, इमरान खान साहब पे, तो उनको वो सोशल मीडिया पे रगड़ा लगा। उन्होंने भी फिर बैठ के जनाब अपने प्रोग्राम में और फिर सही करके इनको रगड़ा लगाया। वो आपको पता है, लगी लिपटी तो रखते नहीं है वो। उन्होंने कहा कि वो ये ऐसे बदतमीज़ लोग हैं, या उनके आप सुन लें, मौजूद पड़ा है उनका सारा इंटरव्यू और क्लिप्स, ये ऐसे लोग हैं। और साथ उन्होंने मिसालें दी कि कितना अरसा मैंने सारी ज़िंदगी नवाज शरीफ साहब पे तनकीद की, शहबाज शरीफ पे तनकीद की, आसिफ जरदारी पे तनकीद की। उन्होंने नाम ले के कहा कि जी नवाज शरीफ पे मैंने सारी ज़िंदगी तनकीद की, लेकिन जब भी वो मेरे सामने आते, हाथ मिलाते, कभी शिकवा तक ज़बान पे नहीं लाया कि हसन निसार साहब आप हमेशा ही मुझ पे तनकीद करते हैं। यहाँ तक भी नहीं कहा, ना कभी सोशल मीडिया पे मुझे किसी ने रगड़ा। तो कहते हैं कि ये वो इस तरह के ख़ानदानी और वज़ादार लोग हैं। मुझे वही याद आ रहा है कि वही आखिरी दिनों में जनाब अल्लाह बख्शे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब को, उनसे जब हम मिले थे तो वो बड़ी तारीफ़ें करते थे नवाज शरीफ साहब की, जब हमसे ऑफ द रिकॉर्ड। अब मसला ये ना कि लोग ऑफ द रिकॉर्ड कुछ और बोलते हैं, ऑन द रिकॉर्ड मजबूरी होती है। वो आखिरी दिनों में आपको याद होगा असम्बली में खड़े होकर उन्होंने वोट दिया था नवाज शरीफ के खिलाफ, हालांकि उन्हीं की जमात के थे, आज़ाद आए थे लेकिन शमूलियत तो उन्हीं की जमात में थी। अब वो उनको बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा दिया नवाज शरीफ साहब को कि जी आप इनको डिसक्वालीफाई कराने के लिए स्पीकर, और फिर उसके बाद वो जो है ना इलेक्शन कमीशन, उन्होंने कहा नहीं छोड़ दीजिए, वो उनकी वज़ादारी थी। इसी तरीके से हमने देखा बलोचिस्तान में वो अब्दुल कादिर बलोच साहब और सनाउल अज़हरी साहब जब उन्होंने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया, तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया नहीं बोला, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल कोई इग्नोर किया है, मुकम्मल इग्नोर किया। हाशमी साहब इतनी बड़ी शख्सियत, वो छोड़ के गए, उन्होंने इग्नोर किया, एक लफ्ज़ तक नहीं बोला। तो बाज़ औक़ात लोगों की खामोशी
बतौर खुद एक इंतकाम होता है। और मैं भी यही कहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की जो खामोशी है ना, चौधरी निसार साहब ने क्या क्या नहीं बोला, किस किस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनकी बेटी तक के खिलाफ बोला, लेकिन उन्होंने खामोशी। तो बात वही है कि मुझे एक शेर याद आ रहा है शायर का कि भाई वो उन्होंने कहा था ना कि भाई वो मिला तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था, ठीक है ना, वो मिला तो सदियों के बाद भी मेरे लब पे कोई गिला न था, उससे मेरी चुप ने रुला दिया जिसे गुफ्तगू में कमाल था। ये शेर बड़ा पसंदीदा है, उसमें पूरी गज़ल है, मुझे सारी याद है, लेकिन मसला ये कि अब वो टाइम नहीं है। तो बाज़ इंसान की चुप भी दूसरों को मार देती है। ये वज़ादारी है कि जो छोड़ के जा रहा है वो अपनी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी भाई आप किसी को आप अगर कोई आपको एक चाय की प्याली भी पिला दे ना, तो फिर उसकी भी आप अगर इस तरीके से वो करते हैं तो आपकी अपना किरदार सामने आता है। तो इसके साथ तो 25 साल कहते हैं बड़े फ़ख्र से हमने 27 साल गुजारे, तो जिनके साथ गुजारे अगर आप छोड़ के गए भी हैं तो कम से कम वज़ादारी का, गैरत का, हमीयत का, कोई इलाके का, रिवाज का, पाकिस्तानियत का, उसका इंसानियत का तकाजा ये है कि उसके अगेंस्ट, लेकिन वो एक प्लांटेड चीज़ है ना, मुबैना तौर पे एक प्लांटेड हिसाब किताब है, एक एजेंडे के तहत, प्रोपेगेंडे के तहत सारी चीज़ें हो रही हैं ना। तो उन्होंने कहा कि सियासत में मुतहरिक होंगे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल होंगे, ठीक हो गया ना, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और उन्होंने कहा कि पहले भी था इरादा, लेकिन पहले इस वजह से कि PMLN की और PTI, ये मैं इंटरव्यू के एक एक नुक्ते को डिस्कस करूंगा, आपने साथ रहना है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी दुश्मनी चल रही थी, मैंने कहा ये क्या, इस जमात से निकलूंगा उसकी दुश्मन जमात में चले जाऊं, तो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक हो गया ना। अब खैर से माशाल्लाह आप तो जैसे बिल्कुल पक्की दोस्ती हो गई हो। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी वजह उन्होंने बताई कि सियासत में आजकल गालम गलोच है, सियासत है ही नहीं। तो ये जो 90s की सियासत थी चौधरी साहब, इसमें गालम गलोच नहीं थी, वो तो 90s की सियासत तो आज भी लोग देख के कानों को हाथ लगाते हैं कि अल्लामान अल हफीज जो उस वक़्त की गालम गलोच थी, जो उस वक़्त कुर्सियाँ चलती थी असम्बली में, जो उस वक़्त गालम गलोच थी, तो 90 की सियासत में गालम गलोच नहीं थी। हमने तो आपके जलसे सुने हैं, मैं उस पर भी बात करता हूँ, जी हाँ। फिर उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि नून लीग के प्लेटफॉर्म से, तो नून लीग तो उनको पता था कि नून लीग में मुझे किसी ने भी कोई घास नहीं डालनी, और बहुत कोशिश भी की गई, इस पर भी मैं बात करता हूँ, उनसे सवाल भी हुआ। फिर उसके बाद जनाब साफ़ी साहब ने उनसे सवाल किया कि नवाज शरीफ साहब से मिलने की आपने कोशिश की, बहुत सारे नून वाले कहते हैं, उन्होंने कहा मैंने कोशिश तो छोड़ दीजिए, ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया। कल्टी मारने के तो बहुत माहिर है ना वो, ठीक हो गया ना, उन्हें मैंने ख्वाहिश का इजहार भी नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि पक्के ज़राए ने मुझे बताया, और वो ज़राए कि जो आप यकीन कीजिए कि अब वो सहाफ़ी की वो मजबूरी होती है कि वो जो कहता है कि मेरा नाम नहीं बताना तो नहीं बताना, वो ज़राए जो खुद कोशिश करते रहे इनके लिए, उन्होंने भी मुझे बताया कि जनाब किस तरीके से जो है ना इन्होंने कोशिश की, और वहाँ लंदन जाके हफ्ता 10 दिन बैठे भी सही कि किसी तरीके से दुआ की गरज से उनकी अहलिया के लिए या बाद में वालदा के लिए या इस तरीके से, लेकिन मियाँ साहब ने कहा कि नो वे, रास्ता बंद हो गया है, ग्रीन सिग्नल उनके लिए नहीं होगा, हमेशा ही रेड ऑन रहेगा। तो अब वो साहब जब उनके बिल्कुल पक्के दरवाजे बंद हो गए तो फिर तो बनता है ना बोलना ना। तो उसके बाद जनाब उन्हें साफ़ी साहब ने कहा कि ये इलेक्शन से कबल आपकी मुलाकात हुई है, मेरे पक्के ज़राए बता रहे हैं, इमरान खान साहब से, और उन्होंने आपको कहा है कि मैं पार्टी को, अपनी पार्टी का सेकंड ओहदा जो है ना अपने बाद आपको देने के लिए तैयार हूं, आप आ जाएं। अब उन्होंने ना तरदीद की ना तस्दीक की, तो भाई आप कहें ना कि नहीं हुई मुलाकात, या अगर हुई है तो माने ना, बबांगे दोल माने ना, ये बीच वाली पतली गली से निकलने की क्या ज़रूरत है। तो जनाब उसके बाद जो है ना उन्हें ये, उनको पता है भाई, बात ये है, बड़ी एक कैटेगोरिकल बात है कि बहुत सारे जो सफ़ेद हाथी हैं ना, उनको सिर्फ नवाज शरीफ साहब भी पाल सकते हैं, ठीक है ना, उनको बहुत उनके नखरे इस तरह के नून लीग ही उठा सकती है। उनके याद है आपको कि इन्हीं को हाशमी साहब को, जावेद हाशमी साहब को जब खान साहब ले आए थे, इनको तो कहा ना कि आप सेकंड नंबर पे आ जाएं, उनको तो इज्जत देने के लिए ये कहा था कि आप मेरी जगह पे चेयरमैन बन जाएं, ठीक है, यहां तक इज्जत। लेकिन हुआ क्या कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हाशमी साहब ने, मैं तो दलील की बुनियाद पे, फैक्ट्स की बुनियाद पे बात करता हूं ना, तप्पड़ है तो इसको रिजेक्ट कर दें, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जावेद हाशमी साहब ने धरने के दौरान खान साहब ने यूं खड़े खड़े चलता कर दिया। उस वक्त मुझे याद है एक अरबी अखबार ने लिखा था, अरब अखबार ने, कि एक गैर मुंतखब पार्टी के एक गैर मुंतखब चेयरमैन ने अपने एक मुंतखब सदर को यूं 2 मिनटों में चलता कर दिया। ये होता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इधर आप देखें चौधरी निसार साहब, आप पार्टी के अंदर होते हुए
खुद पार्टी के कायद के खिलाफ कितनी मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं और कितनी सख्त बातें आपने उनको नहीं हिट किया, उनकी बेटी तक को भी हिट किया, लेकिन उनकी वफादारी देखें कि तब भी उन्होंने आपको बर्दाश्त किया। टिकट नहीं दिया या आप कहते हैं मैंने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने दिया नहीं है, वो एक और बात। उन्होंने कोई मुंह नहीं खोला, अपनी कोई जबान नहीं खोली, उन्होंने कोई आपके खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दिया। कोई मरियम नवाज साहबा ने, जब उनसे कोई पूछा गया, कोई थोड़ा बहुत को मुझे याद है कि नवाज शरीफ साहब ने कोई स्टेटमेंट इस तरह का उन्होंने नहीं दिया। तो ये एक वजहदारी है। आपको भी मालूम है जनाब कि भाई जो है ना, आप कहते हैं कि जो है अपनी तर्ज के वो आदमी हैं और ये वो है इस तरीके से। तो पीटीआई में उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं जाते। सलीम साफ़ी ने सवाल किया उनसे कि बड़ी रुकावट क्या है, अब तो जब खान साहब आपको बार बार कह रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने फरमाया कि मैं असल में उस जमात में नहीं जाना चाहता कि जो इक़्तिदार में हो, फिर लोग कहेंगे ये इक़्तिदार का भूखा है। ठीक है, माशाल्लाह, जैसे अभी तक तो आपने इक़्तिदार के 25-27 साल तो कोई मज़े लूटे ही नहीं है ना। आप तो जैसे बिल्कुल साकिब निसार साहब की तरह झुग्गी बना के डैम पे बैठे रहे हो, ठीक है ना। तो जब हुकूमत कहते हैं कि मुद्दत पूरी करेगी या इलेक्शन अनाउंस होंगे, तो तब मैं इस ऑप्शन को कंसिडर करूंगा, ठीक है। अब उसके बाद वो अपना बहुत ही शातिर इंसान है ना, उन्होंने कहा कि तब मैं देखूंगा कि क्या है, मेरे ऑप्शन सारे खुले हैं, क्या करना है, यानी या मुद्दत पूरी करेगी या इलेक्शन। इसका मतलब इलेक्शन पहले भी अनाउंस हो सकते हैं वो। और ये नहीं कहा कि मुद्दत को पूरी करेगी और इलेक्शन अनाउंस होंगे, नहीं, आप फिर से सुन लीजिए। मुद्दत पूरी, मैं तो एक एक नुक्ते पे गौर करता हूं ना, मुद्दत पूरे करेगी या इलेक्शन अनाउंस होंगे, तो तब मैं कंसिडर करूंगा। जाहिर है वो कंसिडर तब ही करेंगे कि जब उनको पता होगा कि इनकी पोजीशन अगले इलेक्शन में क्या बन रही है। ये वाली बात है। असल उनसे पूछा गया कि अपनी जमात, तो उन्होंने कहा ये ऑप्शन भी ज़ेर गौर है, बना के देख लें। आप तो अपनी सीट भी नवाज शरीफ के बगैर हार गए थे, तो आप खुद बताएं। इलेक्टेबल्स तो आप हैं नहीं साहब, ठीक है। इलेक्टेबल्स तो आपके हल्के में चौधरी सरवर साहब हैं, गुलाम सरवर साहब, वो इलेक्टेबल्स हैं, वो 2-2 सीटें जीतते हैं, ठीक है ना। अपने साथ वाली भी 2-2 सीटें जीतते हैं, फिर वो छोड़ते हैं, वो सीट भी उनके कोई अजीज जीत जाते हैं। तो फिर मकसद ये को इलेक्टेबल्स वो हैं। आप ना तो इलेक्टेबल्स हैं, आप ना तो जहांगीर तरीन साहब हैं कि जिनके साथ कोई 10, 11, 12 बंदे कोई इस तरह का सरमाया आप लगाएंगे कि वो आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको तो वही है कि कोई कंधा प्रोवाइड करे, कंधे वाले, ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं। तो अब उसके बाद पूछा गया कि सब कुछ कंट्रोल टावर से पूछ के करते हैं और आपके बारे में ये तासुर है। फिर उन्होंने उसका गोल मोल जवाब दिया कि मैंने जनाब जनरल असलम बेग साहब को भी ये कहा था और आसिफ नवाज साहब को भी, और ट्वीट रिजेक्टेड जब हुआ था तो उस वक्त भी, और जनरल मुशर्रफ साहब को भी। लेकिन बात यह है कि मुश्किल वक्त में तो थोड़ा सा मुश्किल वक्त पड़ा तो आप जीटी रोड पे तो नहीं गए, आप नवाज शरीफ साहब को छोड़ गए। वो वहाँ जा रहे थे और आप उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके और आप जनाब वसीफे दे रहे थे अपने, ठीक है ना। अब उसके बाद वही क्वेश्चन हुआ जिसमें मैं वीडियो कर चुका हूं, क्योंकि मैं इसमें मुख्तसर बोलूंगा, आगे बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं इसमें। तो आपने पारा से आगे क्यों नहीं जाने दिया, आप क्यों जाने दिया, आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो ऑपरेशन कराना चाहता था पुलिस से, एफसी से, रेंजर से। ये तो नवाज शरीफ साहब ने, मैं गया पंजाब हाउस ये फैसला करके, तो नवाज शरीफ साहब ने पीछे उनको आगे आने की इजाज़त दे दी। अच्छा, तो फिर बड़े हैरत की बात है, मैं कहूँ शुक्र है उन्होंने इजाज़त दी थी, क्योंकि उस वक्त तो धरने वालों को लाशें चाहिए थी ना, सियासियों को भी लाशें चाहिए थी और गैर सियासियों को भी लाशें चाहिए थी कि खुदा न खास्ता लाशें गिरें और हम इस पे तो सियासत करें, और इस पे तो हम बिल्कुल भी इस तरीके से उनको तो वो तो शुक्र है वो दिया। इसका मतलब है कि जो ऑपरेशन आप करवाना चाह रहे थे तो आप तो मुबैना तौर पर उनके अज़ाइम पूरे कर रहे थे ना। तो रातों रात फिर क्वेश्चन हुआ उनसे कि आप चुपके जनरल कियानी से क्यों मिलते रहे हैं जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आप और शहबाज शरीफ। तो फिर उन्होंने इसका गोल मोल जवाब दिया कि, लेकिन साथ ये भी एतराफ़ भी किया कि मिलता रहा हूँ, ठीक हो गया ना, मिलता रहा हूँ, समझ आ गए ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना, उसके बाद उन्होंने कहा कि नून लीग, या अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, कौन सी पार्टी अच्छी सियासत खेल रही है या अच्छी सियासत कर रही है, ये साफ़ी साहब ने उनसे सवाल किया। उन्होंने जवाब दिया जनाब पीपीपी यानी पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सियासी कार्ड सही तौर पे खेल रही है। क्यों? वो कह रहे मौजूदा हालात में सियासी कार्ड बेहतरीन खेल रही है क्योंकि उनकी फ़ौज के साथ भी अच्छी है, उनकी हाँ ठीक हो गया ना, ये उन्होंने दूसरी जमात के लिए कहा है, बहुत अच्छे। अच्छा, वो क्यों खेल रही है वो आपको पता है फिर,
वो बहुत पीडीएम में जिस तरीके से वो निकली वो उनको आपको पता है सारा। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा पीटीआई है, वो हुकूमत में भी है और कामयाब भी है। अच्छा, कामयाब पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती उन्होंने किस अंदाज में कामयाब कहा। यहाँ गरीब के तो गुर्दे फेल हो रही हैं बिला बिला के, भूखों मार मार के, तो पता नहीं किस हवाले से उन्होंने कामयाब कहा। लेकिन अगले ही जुमले मेरा ख्याल है कामयाबी की उन्होंने डेफिनेशन बता दी कि फौज के साथ भी उनके ठीक ताल्लुकात हैं, इसलिए वो भी ठीक जा रहे हैं। इसका मतलब है चौधरी साहब अब भी अवाम के बलबूते पे नहीं आना चाहते। वो कहते हैं कि जनाब कंट्रोल टावर के साथ अगर ठीक ताल्लुकात हो ना तो बस ठीक है, वो कामयाब है। तो ये आपको समझ तो आ गई होगी सारी, ठीक हो गया ना, बताने की मजीद ज़रूरत मेरे ख्याल नहीं है। अब आ जाए जनाब शख्सियात पे। इस सवाल पे मुझे हैरत नहीं हुई, ठीक हो गया ना, लेकिन आईना दिखाना ज़्यादा मकसूद है ज़रूर। उन्होंने कहा शख्सियात, साफ़ी साहब ने सवाल, साफ़ी साहब ने तो बहुत ही वही क्वेश्चन किए ना कि जो माशाअल्लाह जिसकी बदौलत इंटरव्यू हुआ था, तो क्वेश्चन भी वही करने थे, ठीक हो गया ना, वो उसी किस्म की गेंदें आसान देनी। और इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, इनको किस तरह से रेट करते हैं आप पॉलिटिकल लीडर। अब उन्होंने कहा कि जनाब आसिफ जरदारी, चौधरी साहब ने कहा कि आसिफ जरदारी, मैं समझता हूं कि मेरी उनसे सियासी अनबन रही है, लेकिन वो बड़े जीरक सियासतदान है माशाअल्लाह, क्या कहने, ठीक हो गया ना। यानी यही आसिफ जरदारी साहब थे जो आपके ज़बानी चोर भी थे, जो मुनाफिक भी थे, जो हर बुराई उसी में थी। आप बैठ के 2-2 घंटे की लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस आसिफ जरदारी के खिलाफ करते थे, आज वो आपके लिए जीरक हो गए हैं। क्या बात है जनाब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और खान साहब, उन्होंने कहा कि खान साहब नियतन अच्छे इंसान हैं। अच्छा, मैं ये भी हैरान हूं कि हम तो कहते हैं ना कि भाई जो नियतों का हाल है वो अल्लाह जानता है, पता नहीं मैं समझता हूं कि ये नियतों का हाल ये खुदाई फौजदार कैसे जानने लग गए हैं, ये नियतों का हाल, ठीक है ना। उन्होंने कहा नियत उनकी बड़ी अच्छी है, मतलब बंदा ईमानदार है, ठीक है ना, अच्छे लीडर हैं। जबकि उन्होंने कहा कि हुकूमत में आ जाने के बाद फिर सिर्फ नियत ही नहीं काफ़ी होती, कुछ इक़दामात भी करने पड़ते हैं। अब नून लीग और मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में पूछा कि उन्होंने कहा नून लीग और मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, मगर आज कुछ नहीं कहूँगा, ठीक हो गया ना। अब वो बाद में कहेंगे कुछ, ठीक है। अब मैं आप समझता हूँ कि अगर वो जीरक सियासतदान हैं और कप्तान साहब भी नीयत के बहुत अच्छे हैं और बड़े अच्छे लीडर हैं, तो उनको भी बड़ा वो जीरक भी आपको समझ जाएंगे कि जिसने 25-27 साल गुजारने वाले के साथ वफा नहीं की, वो कल को हमारे साथ आके कौन सी वफा करेंगे। वो भी अगर वो वाकई जीरक हैं तो उनका जीरकपन जो है ना आपको बड़े अच्छे से पहचानेगा। यह भी कोई इसमें ढकी छुपी वाली बात नहीं है। तो अब उसके बाद उन्होंने कहा कि किस सियासतदान से आप सबसे ज्यादा मुतासिर हैं, ये साफ़ी साहब ने उनसे सवाल किया चौधरी साहब से। तो उन्होंने कहा इसका जवाब तो मैं 1 सेकंड में दे सकता हूं, और वो हैं जनाब खान अब्दुल वली खान साहब, ठीक है ना। अब वो आप अंदाजा करें, वो लाइक कर रहे हैं, आइडियलाइज कर रहे हैं खान अब्दुल वली साहब को, और वो चल दूसरे रास्ते पर रहे हैं। मुझे एक छोटा सा वाक़या बड़ा दिलचस्प याद आ गया है। वो जनरल ज़ियाउल हक साहब ने रिपोर्टेडली, कोई बहुत सारे कुछ दोस्तों ने रिपोर्ट भी किया था, बड़ा दिलचस्प सा वाक़या है। जनरल ज़ियाउल हक ने जनाब एक मीटिंग कॉल की थी अपने ज़माने में सियासतदानों की, तो ज़ाहिर खान अब्दुल वली खान साहब भी माशाल्लाह बहुत ही असूल पसंद वो सियासतदान थे, अल्लाह बख्शे उनको। और आजकल तो खैर ANP कुछ उनके रास्ते से भी डिविएट हो गई है, जैसे पीपल्स पार्टी भुट्टोइज़म के रास्ते से डिविएट हो गई है। भुट्टोइज़म का आजकल जो नया नाम है ना वो नवाज़िज़म है, ठीक हो गया ना। इस ज़माने के अगर जो भुट्टोइज़म किसी ने देखना हो ना वो नवाज़िज़म है, ये याद रखिएगा उसमें, क्योंकि वो होना वहाँ चाहिए था। ये उसमें आप इस पर डिबेट हो सकती है। अच्छा, उसमें जो है ना खान अब्दुल वली खान साहब भी मौजूद थे, बड़े असूल पसंद और असूल परस्त किस्म के सियासतदान थे। तो जनरल ज़िया साहब ने फरमाया ऐसे ही तंजन कि यार ये क्या है, ये सियासतदानों को तो जो है ना जमहूरियत की और सियासत की ABC का भी नहीं पता। अब जैसे वली खान साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जनरल साहब सियासतदान बेचारा क्या करे, वो अभी सियासत की ABC पर पहुंचता है कि आगे से अचानक GHQ आ जाता है। ये वली खान साहब बहुत ज़बरदस्त इंसान थे जनाब। उन्होंने कहा कि वो फिर जो है ना, अच्छा फिर उसके बाद चौधरी साहब से ये सवाल हुआ कि हम ये सुन रहे हैं कि हमेशा से कि मुल्क नाजुक तरीन दौर में गुजर रहा है, तो क्या आज भी गुजर रहा है? तो फिर चौधरी साहब ने कहा हाँ बहुत मुश्किल दौर है। एक तो इस मुल्क में यूनिटी कोई नहीं, चूँ चूँ का मुरब्बा है, सियासत में भी कोई यूनिटी नहीं। फिर इसका मतलब यूनिटी की बात करना, मुझे शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू याद आ गया कि जब उन्होंने इंटरव्यू ये चंद रोज़ पहले दिया और उन्होंने भी यही कहा कि जनाब एक नेशनल, वो जो मीडिया टाक, नेशनल जो है ना गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक कौमी गवर्नमेंट। ये भी उसी तरह की ये यूनिटी की बात कर रहे हैं, और ये चूँ चूँ का मुरब्बा जो कर रहे हैं तो उस तरफ इशारा है। और फिर उसके बाद जो है ना
उन्होंने कहा कि एक बहुत ही अहम बात मैं आपको बताऊं। उन्होंने कहा कि ये एक उस वक्त ये सब कुछ ठीक होगा जब हम कौम बनेंगे। सबसे बड़ी मैं समझता हूं ब्रेकिंग थी, क्योंकि मैं तो बिटवीन द लाइंस देख रहा था उनके इंटरव्यू को। कहते हैं कि ये जो डिवीजन है ना, ये जो तकसीम है, ये तकसीम सिर्फ सियासतदानों में नहीं है, बल्कि ये जो तकसीम है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल लेवल्स पे नहीं है, बल्कि बहुत से और लेवल्स पर भी ये तकसीम सरायत कर गई है। आप समझ आ गई होगी आपको। अब ये नहीं बताया कि किन लेवल पे तकसीम सरायत कर गई है, क्योंकि जो लोग अंदर के ज़राए जो खबरें दे रहे हैं ना, वह किस तरीके से वो तकसीम कहाँ कहाँ सरायत कर गई है। अब वो चौधरी साहब के आगे पर जलते थे ना कि किधर किधर ये तकसीम है और किधर किधर आप कह लें फूट है या किधर किधर जो है ना नाचाकी है, ये उनको अच्छी तरह से पता था। अब वो इसी तरह से यूं छोटा सा जुमला दे के तो पतली गली से निकल गए। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग दे गए हैं वो। उसके बाद तालिबान की फतह के बारे में उनसे पूछा गया कि जनाब हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी या कम होंगी। इसका भी उन्होंने डिप्लोमेटिक जवाब दिया है कि जनाब बस अभी कबल अज़ वक्त है। अच्छा, फिर उन्होंने फिर अपने आप को हीरो शो करने के लिए कि मैंने तो कहा था कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को जनाब अफगान हुकूमत के हवाले नहीं करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब की क्या राय थी वो खुद ही उसके बारे में बताएंगे, ठीक हो गया ना। और अलबत्ता साफ़ी साहब ने लुकमा दिया था कि उस वक्त सुना है कि नवाज शरीफ साहब तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को हवाले करना चाहते थे, तो इसलिए फिर साथ ये भी बताते फिर कंट्रोल टावर क्या चाह रहा था, फिर ये भी बताते जिस पे मैंने वीडियो भी की है कि मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ को किसने हवाले किया था फौज अपना अमेरिका को, और उनको सफ़ीर होते हुए भी हमने सारे आदाब को पाश किया और पामाल किया और रौंदा पैरों तले से सारे सफारती आदाब को भी, और उनको उनकी किताब पर मैंने पूरी वीडियो कर चुका हूँ, मौजूद है वीडियो, ये 4-5 वीडियो पहले आप देख लीजिए। तो मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ की जो किताब है उस पर कि उन्होंने कहा कि मैं ये कब्र तक भी ये नहीं भूलूंगा कि किस तरीके से मुझे इन्होंने यानी कि मुशर्रफ साहब ने या कंट्रोल टावर ने मुझे नंगा करके अमरीकियों के हवाले किया था। ये वाली सूरत हाल है। और आज आप हीरो बन रहे हैं कि मैं तो उनके, तो फिर आप बताते कि फिर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को किस तरीके से कौन कौन इस हक में था। उन्होंने कहा कि फौज का तो जो मौक़िफ़ था सो था, बस यूं करके वो पतली गली से निकल गए। तो फिर बताते ना उनका क्या मौक़िफ़ था। आप नवाज शरीफ साहब पे तो सवालिया निशान छोड़े जा रहे हैं, ठीक है ना, तो फिर उनका क्या मौक़िफ़ था साथ ये भी बता दें। आप या तो जुर्रत हो तो आप बता दें कि फौज का मौक़िफ़ तो ये था कि हमने नहीं करना हवाले, और नवाज शरीफ बज़िद थे कि हमने हवाले करना है। तो फिर आप यूं इस तरीके ये एक मुबैना मुनाफ़क़त होती है, मैं समझता हूँ। हिम्मत है तो फिर बात करें, मगर मैंने मुखालफत की थी, ठीक है भाई। अगर आपने मुखालफत की थी ना और नहीं माना था, तो ये जो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है और ये जो होती है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें मेरे भाई चौधरी साहब इज़्ज़त माब मोहतरम, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। या तो आप रिज़ाइन करें या आप उन सारे क्रेडिट्स डिसक्रेडिट्स को शेयर करें। या तो आप रिज़ाइन कर दें उस वक्त आपकी किसी ने बात नहीं मानी तो, या आप अच्छे को भी शेयर करें अपने ज़िम्मे लें, बुरे को भी अपने ज़िम्मे लें। मुझे याद है एक जुमला फिर से असफंद यार वली साहब का मुझे जुमला याद है, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में 2008 से 2018 में वो इसके थे ना इत्तेहादी, तो बाद में उनसे किसी ने पूछा कि जरदारी साहब ने जो अच्छा किया आप उनमें भी, और उन्होंने बहुत सारे काम बुरे भी किए, तो वो उन्होंने कहा जो उन्होंने अच्छा किया है या उन्होंने बुरा किया, उन सारों की जिम्मेदारी हम लेते हैं। क्योंकि ये मुझे याद है, उनके अल्फाज याद हैं, गालिबन शायद साफ़ी साहब ने ही उनका इंटरव्यू का, अक्सर बेशतर साफ़ी साहब ही करते हैं उनका इंटरव्यू, तो इन्होंने ही किया था। उन्होंने कहा अच्छा किया या बुरा किया, उन सब की जिम्मेदारी हम भी शेयर करते हैं। क्यों? ये अल्फाज मुझे उनके याद। उन्होंने कहा कि मैं बेगैरत नहीं हूँ, हम बेगैरत नहीं हैं कि हम जरदारी साहब के अच्छे कामों को कहें कि ये तो हमारी वजह से हुआ, और बुरे कामों को कहें कि उन्होंने नहीं। अगर हम इत्तेहादी थे तो फिर अच्छों में भी शामिल हैं और बुरों में भी शामिल हैं। ये होती है डिग्निटी, ये होते हैं उसूल, ये होते हैं डट के खड़े रहना, ठीक हो गया ना। तो फिर वही वाली बात है ना कि झूठ बोला है तो कायम भी रहो, उस पर जफर आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए, ठीक हो गया ना। ये सूरत हाल होती है। अब उसके बाद जनाब फिर से उन्होंने हीरो बनने की कोशिश की। बस आखिरी 2 सवाल और आखिरी 2 जुमले और ये वीडियो कंक्लूड हो गई। अब जनाब उसके बाद ये देखें कि उन्होंने कहा कि मैं आम तौर पे तो मैं साथ नहीं जाता था, ठीक है ना, बाहर के दौरों पर नवाज शरीफ साहब के साथ, लेकिन एक दफ़ा मैं ओबामा साहब से मिलने के लिए जा रहे थे तो मैं भी साथ गया, और मैं इस शर्त पे गया कि वहाँ मुझे भी बोलने का मौका दिया जाएगा। अच्छा, हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर साहब और प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं,
एक प्रोटोकॉल होता है सफारती प्रोटोकॉल, उसमें किधर उन्होंने टपकना था, तो उन्होंने कहा वहाँ मुझे मौका तो नहीं मिला, लेकिन फिर मैंने उठ के चिट दिया नवाज शरीफ साहब को, और उन्होंने कहा कि जी कि उस चिट पे मैंने लिख के दिया कि आप आफिया सिद्दीकी के बारे में भी बात करें। ठीक है ना, ये वही वाली बात है जैसे अली मोहम्मद खान साहब नहीं जो दरूद पढ़ के 10 झूठ बोल देते हैं माशाल्लाह, वो अली मोहम्मद खान साहब और आए ना जैसे पीटीआई की हुकूमत, तो उन्होंने कहा ये आफिया सिद्दीकी तो परसों आ रही हैं। ठीक हो गया ना, बल्ले बल्ले हो गई जनाब, वाह वाह, कोई भी नहीं ला सका और आफिया सिद्दीकी साहबा को ला रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा साहब ने भी उम्मीद दिलाई और बाकियों ने भी, तो बड़ी आज तक आपने देखा क्या हुआ, ये वही अपने आप को हीरो पेश करना, यानी आफिया सिद्दीकी के कंधे पर अपनी बंदूक चलाना और अपना उनका वो यानी कि उनकी बुनियाद पर अपने आप को हीरो साबित करना। ठीक है ना, कि जनाब मैंने बस कहा था कि चिट्ठी दी थी नवाज शरीफ साहब को कि आपने आफिया सिद्दीकी का। आखिरी सवाल जनाब उनसे हुआ कि जी वो जो है ना ख़वातीन के बारे में ये जो बुरा सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, और आपका क्या ख्याल है। उन्होंने फिर वो बड़ा एक अफसुर्दा सा चेहरा बनाया और उन्होंने कहा कि जनाब वो बात ये है कि बड़ा एक मुआशरती हमारा ये जो बहुत ही अलमिया है और ये है, और फिर मीनार पाकिस्तान वाले वाक़े का, और मैंने देखा तो पूरी कौम ही इस तरीके से, और जो कुछ लोग उनके साथ कर रहे थे, बाकी इतने हज़ारों की तादाद में थे, किसी ने नहीं, कोई डट के खड़ा नहीं हो गया कि मैं नहीं ऐसा करने दूंगा। जो डट के खड़ा होता है ना साहब, तो आप फिर उसको अकेले छोड़ के इस तरह से चले जाते हैं जैसे नवाज शरीफ साहब को आप छोड़ के चले गए। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने बड़ा एक अपने आप को जैसे विमेन राइट्स का चैंपियन शो किया। मुझे हंसी आ रही थी, क्यों, मैंने कुछ इनके जलसों में इनकी तकारीर सुनी थी जो अवामी जलसे थे उस ज़माने में 90s में। शेख रशीद साहब जिस तरह की बात करते थे ना, शेख रशीद साहब, ठीक हो गया ना, तो जितनी मैं कहूँगा माज़रत के साथ एक मुबैना तौर पे बदतमीज़ाना बात, उनके लगभग उसके बाद ये खड़े होते तो ये भी उसी तरह की ज़बान बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सामने के लिए बोलते थे। ठीक हो गया ना। अब बात ये है कि 90s की जो सियासत है ना, मुझे खुद बहुत इख्तलाफ है नून लीग की सियासत से उस वक़्त से, और ख़ास तौर पे मुहतरमा के बारे में जो सारी चीज़ें हुई हैं ना, उसी चीज़ से मरियम नवाज साहबा को भी इख्तलाफ है, उसी चीज़ से शाहिद खान अब्बासी साहब को भी इख्तलाफ है, उसी चीज़ से खुद साद रफ़ीक साहब रिकॉर्ड पे कह चुके हैं कि हम गलतियां कर चुके हैं, उस चीज़ से खुद नवाज शरीफ साहब भी मान चुके हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं। ठीक हो गया ना। तो साहब अगर आज आप विमेन चैंपियन बन गए हैं बहुत ज़्यादा विमेन राइट्स के, तो उस वक़्त क्या बेनज़ीर साहबा खातून नहीं थी? जिस तरीके से आप उनके खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल करते थे जलसों में, शेख साहब के बाद आप भी उसी तरह की ज़बान इस्तेमाल करते थे, इजाज़ुल हक साहब, ये मुझे जलसे याद हैं। ठीक हो गया ना, इसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ, कानों से सुना, आंखों से देखा, ये बोला, आज अपने आप को वो हीरो साहब। तो मैंने कहा ना भाई, ये रीलॉन्चिंग की कोशिश है। अब इस रीलॉन्चिंग के पीछे क्या मकसद है? अब वेट एंड सी कि इलेक्शन क्या जल्दी होने वाला है, इलेक्शन होने वाला है तो फिर देखेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है, क्या जनाब फलां का पलड़ा भारी है, क्या उधर का, यही कोशिश की जाएगी। फिर उसके बाद क्या अपनी जमात बनाने में आफियत है, या क्या पीटीआई में जाने में आफियत है, या सिर्फ और सिर्फ इसलिए रीलॉन्चिंग के पीछे ये है कि कप्तान को कुछ लोगों ने डराना धमकाना है कि भाई अगर ये हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ये इस तरह के बंदे भी रीलॉन्च कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।